नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोले। मैं हूं रमेश भट्ट। 5 राज्यों के चुनाव से पहले ठीक जो तस्वीर सामने निकल कर आई, उसने एक बार फिर लोगों को सोचने में विवश कर दिया कि क्या राजनीति का रूप यही है। जिस राजनीति के बारे में कहा जाता था कि लोकतंत्र हितार्थाय विवेकालोक वर्धनी उद्बोधनाय लोकस्य लोकसत्ता प्रतिष्ठिता, वहां परिवार की प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा को आगे रखने का यह सिलसिला शुरू हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल उस राजनीतिक दल से जो अपने चाल चरित्र और चेहरे की बात किया करता था, ना इस पार्टी को आज परिवारवाद से दिक्कत है, ना इस पार्टी को आज दल बदलुओं से दिक्कत है। और अगर गुरेज नहीं है तो सिर्फ एक बात से कि सत्ता चाहिए किसी भी स्थिति में। लेकिन सवाल उन राजनीतिक दलों के लिए भी है कि चुनाव से पहले वो वोट देने वालों को प्रलोभन क्यों देते हैं। ये जो फ्रीबीज का सिलसिला चला है, क्या ये एक तरह का प्रलोभन नहीं है वोट के लिए, और इस पे रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए? आज ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इंडिया बोले पर, और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुदेश वर्मा साहब, कांग्रेस पार्टी से पीएल पुनिया साहब, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी, पॉलिटिकल एनालिस्ट अभय कुमार दुबे और पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब साहब, और साथ ही साथ जनता जनार्दन जो यहां राजनेताओं से सवाल करना चाहती है, राजनीतिक दलों से एक बुनियादी मुद्दा पूछना चाहती है कि जो व्यक्ति कुछ ही दिन पहले आपकी पार्टी में आया, उसे आप बड़े प्रेम से टिकट कैसे दे देते हैं, और जो प्रतिभा पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से आपका झंडा उठाकर चल रही है, उसे आप दरकिनार कैसे कर देते हैं? सबसे पहले इस रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। उत्तराखंड की सियासत में दल बदल का खेल कितना हावी है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती है। जिंदगी भर कांग्रेसी रहे नारायण दत्त तिवारी को उम्र की अंतिम दहलीज पर बीजेपी गले लगा रही है। उनके बेटे रोहित शेखर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड में ऐसा लगता है कि कांग्रेस बनाम कांग्रेस की जंग होने वाली है। कांग्रेस के नेता बगावत का झंडा बुलंद कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और बीजेपी उन्हें हाथों हाथ टिकट दे रही है। 16 जनवरी को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य बीजेपी में शामिल हुए। यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 10 महीने पहले उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार से बगावत कर चुके नेताओं को पहले बीजेपी ने अपने साथ शामिल कर लिया और अब उन्हें टिकट दिया जा रहा है। पूर्व कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत को बीजेपी ने कोटद्वार से टिकट दिया है। पूर्व सांसद सतपाल महाराज को भी टिकट मिला है। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा भी बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे राष्ट्रीय प्रश्न हो, चाहे प्रदेश के प्रश्न हो, विकास अब हमारा केवल भारतीय जनता पार्टी से है, मोदी जी की नीतियों से। दल बदल का खेल दूसरे राज्यों में भी चल रहा है। चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस का चेहरा रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में शामिल हो गयीं। पंजाब में भी दल बदल का बड़ा खेल हुआ। कभी बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। भाग बाबा बादल भाग, कुर्सी खाली कर, पंजाब की जनता आती है। दल बदलुओं की बढ़ती जमात को देखकर यही कहा जा सकता है कि सत्ता के खेल में सब जायज है और दल बदल का खेल सियासत की रवायत बन चुका है। टीम न्यूज नेशन। तो ये आया राम गया राम कोई नया नहीं है भारतीय राजनीति में, लेकिन आया राम गया राम और परिवारवाद को बीजेपी ने इस कदर बढ़ा दिया कि कांग्रेस भी अब शर्मा गई है बीजेपी से परिवारवाद के मुद्दे पर। सुदेश वर्मा साहब, ये दल बदलुओं और परिवारवाद पर आज आपके विचार क्या हैं? जो थे वही हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ एक सिलेक्शन प्रोसेस है, उस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू नीचे से लोग आते हैं। हाँ। और उसके बाद टिकट मिला है। कुछ नाम जो आप गिनाएंगे, और अगर ओवरऑल हमने एनालिसिस किया था, मैं किसी को गिना नहीं रहा हूं। ये कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस है कि एक दिन पहले व्यक्ति आता है, दोनों पिता और पुत्र को टिकट मिल जाता है? ऐसा कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस आपने शुरू कर दिया है? देखिए रमेश जी 2014 के लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी लोग बाहर से आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना कैरेक्टर है। ये एक डिसिप्लिन पार्टी है, आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रीयता की आइडियोलॉजी पर, और हमारा एजेंडा सबका साथ आइडियोलॉजी कैसी है और विकास के एजेंडा पर। उत्तराखंड पे जिन नेताओं पे आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आपने उनके व्यक्तिगत जीवन में जो चल रहा था उसको लेकर आरोप लगाए, जिन्हें आपने केदारनाथ में जो आपदा आई उसमें जो मिसमैनेजमेंट हुआ उसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति माना, आज वो आपकी पार्टी के हर्ता-कर्ता हो गए? ये कैसे संभव है? देखिए, किसी पर भी कोई भी एलिगेशन लगे हैं रमेश जी, तो उस व्यक्ति को अपने आप को पाक साफ होना है।
चुनाव आयोग का कहना है कि 2 साल अगर किसी को सजा होती है क्रिमिनल केस में तो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो हम अभी कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रख के बात कर रहे हैं। अगर उसकी छवि बुरी नहीं है वो अपना लड़ाई लड़ेगा, उसको पार्टी कोई थोड़ी ना प्रोटेक्शन रैकेट दे रही है। आपने तो अपने प्रधानमंत्री की बात ही नहीं रखी साहब। आपके प्रधानमंत्री ने नेशनल एग्जीक्यूटिव में साफ तौर पे संदेश दिया कि नेता अपने बच्चों के लिए टिकट की मांग ना करें। आपने अपने प्रधानमंत्री की नहीं सुनी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बिल्कुल सुनी गई है। आप एक बात बताइए, एक जगह जहां राजीव गांधी पायलट थे सीधे आके कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं, दूसरी जगह प्रधानमंत्री बन जाते हैं। राहुल गांधी जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो सीधे आके कांग्रेस में शर्मा गई आपके परिवारवाद को देखकर। आप नहीं रमेश जी, आपने शुरुआत इसी से की ना कि चाल चरित्र चेहरा जो हमारे लिए बोला जाता है। हाँ। हम तो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी हैं, लेकिन अगर हम रास्ता नहीं खोलेंगे, सबके जो नाव है डूब रहे हैं, तो आप बोलिए अरे भाई आपने उनको अपने नाव पे चढ़ने नहीं दिया। एक और सवाल से पहले मैं पीएल पुनिया साहब के पास आऊं। ओके, एक और सवाल मुझे बताइए, ये कौन से आइडियोलॉजी से मेल खाते हैं? कल्याण परिवार, राजनाथ परिवार, बहुगुणा परिवार, आर्य परिवार, मुंडे परिवार, महाजन परिवार, धूमल परिवार, जसवंत परिवार, मिश्रा परिवार, टंडन परिवार, सिंधिया परिवार, रमन परिवार, ये कौन सी आइडियोलॉजी से मेल खाते हैं साहब? आप तो पार्टी विद द डिफरेंस का दावा करते थे, ये परिवार क्या है फिर? देखिए, पार्टी विथ ए डिफरेंस, हम एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स दे रहे हैं, विकास की रणनीति पर, विकास की राजनीति कर रहे हैं। और जहां तक परिवार की बात है, अगर धूमल साहब राजनीतिज्ञ हैं और उनके बेटे भी राजनीति में आ चुके हैं और काफी अपना लंबा एक दिया है राजनीति में, तो उसको आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने कभी राजनीति नहीं की थी। आप जितने भी परिवार का नाम पहली बार लोकसभा में आए थे, 14वीं लोकसभा में जब वो अपने पिताजी की सीट से आए थे, उससे पहले वो राजनीति में नहीं थे। आप पहले इस फैक्ट को क्लियर कर लीजिए। नहीं, उसके बाद पार्टी ने ऐसा माना कि वो जीत सकते थे। विनेबिलिटी भी एक क्राइटेरिया होता है। अब आप कहिए कि आपका सबसे बड़ा क्राइटेरिया विनेबिलिटी। अब आप आए ना सही रास्ते पे कि आपको गुरेज नहीं है किसी को भी टिकट देने से। विनेबिलिटी आपके लिए केवल और केवल मात्र क्राइटेरिया रहा है। सर, जो पार्टी कहती थी हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, आज वो विनेबिलिटी की बात करती। खैर, पीएल पुनिया साहब, आपको क्या लगता है, जो लोग लंबे समय से पार्टी का दामन थामे हैं, जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें एक पल में दरकिनार कर दूसरे व्यक्ति को हावी कर दिया जाता है? ऐसे तो राजनीति से लोगों का मोह भंग हो जाएगा। देखिए रमेश जी, ये सही है। बीजेपी के जो टिकट देते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह रहे थे कि विनेबिलिटी है, हर पार्टी इसका विशेष रूप से जरूर ध्यान देती है। देखिए, मैं इसको बहुत डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि अगर प्रदेश में 400 सीटें हैं विधानसभा की, तो 400 में कुछ चंद 5-10 इतने ही तो होंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई व्यापक रूप से इस तरह से किया जा रहा है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में विनेबिलिटी क्राइटेरिया तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। सिर्फ सिद्धांत के लिए कि हराने के लिए हम कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। अबे कुमार दुबे साहब, आपको लगता है ये आया राम गया राम की पॉलिटिक्स? आप सोचिए, कल तक जो 45 साल से एक व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ था, अचानक उसका उस पार्टी से मोहभंग हो जाता है और दूसरी पार्टी से वो कहता है कि मुझे इस पार्टी की नीतियां अच्छी लगती हैं। क्या ऐसा होता है? क्या ये जनसेवा के लिए आए हैं ये लोग, जो टिकट के लिए सब कुछ करने को तैयार है? देखिए, दल बदल भारतीय राजनीति की बहुत ही पुरानी समस्या है, लंबे अरसे से चली आ रही है। लेकिन 2014 के चुनाव में एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से ये दल बदल एक नए आयाम में पहुंच गया। 2014 के नतीजे पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत प्राप्त हुआ, उसमें 125 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद वो हैं जो कि कांग्रेस में थे। पहले उन्होंने कांग्रेस में अपना राजनीतिक जीवन बहुत बड़ा गुजारा। बिल्कुल, करीब मेरे ख्याल से 135 ऐसे सांसद हैं जो कि कांग्रेसी हैं, और फिर भी वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। जी, और जो भारतीय जनता पार्टी में है, इसके पीछे दरअसल एक तरह की सांगठनिक रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, जिसने इस दल बदल को एक बहुत बड़े आयाम पे पहुंचा दिया है। वो रणनीति ये है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के जमाने की भाजपा है, उस भाजपा को नीचे से, भीतर से लेकर बाहर तक पूरी तरह बदल दिया जाए और बिल्कुल नए लोग उसके अंदर ले आए जाएं, और पुराने लोगों को उसके अंदर धीरे धीरे किनारे लगा दिया जाए और अपदस्थ कर दिया जाए, शीर्ष नेतृत्व से लेकर और निर्वाचन क्षेत्र तक।
ये किया जाए। ये पूरी प्रक्रिया भाजपा के अंदर चल रही है, केंद्रीय स्तर पर चल चुकी है, उत्तर प्रदेश के स्तर पर हमें चलती हुई दिखाई दे रही है। नीरजा जी, जब प्रधानमंत्री ये संदेश देते हैं ना अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में कि नेता लोग अपने बच्चों के लिए टिकट ना मांगे, अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट ना मांगे, आप सोचिए कितना सुंदर मैसेज जाता है। तो जो युवा साथी राजनीति में आना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें भरोसा जगता है साहब कोई तो व्यक्ति है जो इस देश को बदलना चाहता है। लेकिन जब टिकट बंटवारा होता है तो तस्वीर बिल्कुल उलट सामने आ जाती है। तो लोगों पर तो कहीं ना कहीं लोग सवाल करेंगे आपसे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये भी कि कुछ समय तक तो ऐसा लगा कि अभी इनको नहीं टिकट दिया जाएगा, पर अंदर इतनी रस्साकशी चली कि देना ही पड़ा। एक मायने में आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि कुछ लोग जिनकी सुनवाई नहीं हो पार्टी के अंदर, सालों तक वो जूझ रहे हैं और उनकी बात नहीं मानी जाए, उनको कुछ दिया नहीं जाए, तो भी समझ में आता है कि वो एक पार्टी से जम करके दूसरी पार्टी में जाएं। लेकिन जब विजय बहुगुणा, रीटा बहुगुणा, यूपी के अध्यक्ष, कोई प्रदेश अध्यक्ष, कोई मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, वो लोग शिप जम करते हैं ना, सिर्फ सत्ता पाने के लिए। तो हम क्यों ना माने? आपको सिर्फ सत्ता से प्रेम है साहब, आपको अपने से प्रेम है, आपको जनसेवा नहीं करनी। मोहम्मद अदीब साहब, मैं गलत कह रहा हूं क्या? एक पार्टी आपको मुख्यमंत्री बना देती है, आपको मंत्री बना देती है, प्रदेश अध्यक्ष बनाती थी, सब कुछ दे देती है, और आप एकदम कहते साहब इस पार्टी से मेरा मोह भंग हो गया, मुझे बीजेपी की नीतियां बड़ी भा रही हैं आजकल। देखिए, पार्टियां रिप्रेजेंट करती थी किसी आइडियोलॉजी को, अब आइडियोलॉजी किसी पार्टी के पास नहीं है। जो इसी बात आपने कही कि एक विनेबिलिटी के अलावा कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं है। जब आपकी आइडियोलॉजी नहीं है आपके साथ, सिर्फ हमको जीतना है और जीतने के लिए कह दिया विनेबिलिटी, भाई विनेबिलिटी तो आज पार्लियामेंट पहुंच कौन रहा है? जो आग उगल रहा है, बिल्कुल कानून तोड़ने वाले, कानून बनाने वाली संसद में बैठे, जिसके पास बेपनाह पैसा है और जो सारे गुनाहों में मुलविस है, लेकिन आइडियोलॉजी किसी के पास कुछ नहीं है कैसे जीता जाए। और जो पार्टियां इतना पैसा खर्च करके जीतती हैं, उनका सिर्फ मकसद ये है कि भाई इनसे साथ कमा लिया, आप दूसरे के साथ चले जाएं। बिल्कुल, जैसा इसका एक उदाहरण देता हूं अदीब साहब। छोटी बात और 2000 में आ रहा हूं, 2006 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के प्रधानमंत्री को एक खत लिखा। उस खत में यह लिखा कि अगर आप जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग भी आपकी पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, और भारतीय कानून के मुताबिक यह मुमकिन है। आप सोचिए, जहां ऐसी चुनावी व्यवस्था है उसे बदलने के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। लेकिन जो लोग लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते हैं, उन्हें जब टिकट नहीं मिलता तो वो किस तरह से सामने आते हैं। तो ऐसे भी राजनेता है जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन अंततोगत्वा उन्हें टिकट नहीं मिलता, और जब टिकट नहीं मिलता तो किस तरह की तस्वीरें सामने आती है, उसका एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। हमसे माननीय बहादुर जी ने कहा, विनोद धवराराम, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कोशिश की है, मुझे मालूम है तुम्हारे लिए क्षेत्र में जन आंदोलन है, तुम्हारा सर्वे यूपी के सबसे अच्छे सर्वे में से एक है। मेरा क्या हुआ सर्वे? कहाँ गया सर्वे? जब मैंने टीवी में देखा कि रामबाला प्रसाद कहाँ गया, आज मेरा जीवन निष्फल हो गया उसी समय। तो ये विनोद धराड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। इनका रोना देखकर अच्छे को रोना आए, लेकिन सुदेश वर्मा की पार्टी को रोना नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ विनेबिलिटी पसंद है। सुदेश वर्मा साहब, इनका रोना तो सुनिए, आप बड़े बड़े पिघल जाए इनका रोना सुन के। देखिए रमेश जी, थोड़ा सा बीजेपी को समझने की ज़रूरत है दर्शकों के लिए, क्योंकि बीजेपी में एक अपनी प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है तो हमारे सेटअप में वो फिट नहीं बैठता है। पार्टी सबका ध्यान रखती है। आप ये मान के चलिए, इसी पार्टी में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। ये कांग्रेस या किसी दूसरे पार्टी में पॉसिबल नहीं है। आपकी पार्टी में कोई स्वर्गवास के पंख नहीं लगे, पहली बात ये सुनिए, और दूसरी बात आप ये सुन लीजिए, आप लोग लंबी बातें करते हैं, कोई आइडियोलॉजी नहीं है आपकी। कल का व्यक्ति आया हुआ आज आपकी पार्टी में, उसको टिकट मिल जाता है। आपके पास आपकी लिस्ट गिनाऊं मैं, आप सुनिए, आप सुन लीजिए। आप रीता बहुगुणा जोशी, आपको दूसरी पार्टी के लोगों में विनेबिलिटी लगती है, जो 10 साल से आपके लिए काम कर रहा है उसमें विनेबिलिटी नहीं लगती है। ब्रजेश पाठक, गरिमा सिंह, नंद कुमार नंदी, रश्मि तिवारी, ये कौन है साहब? ये नाम बताइए मुझे, कौन है? कल तक इनकी पार्टी में नाम भी नहीं था। रमेश जी, मैं जवाब दूं?
रमेश जी मैं जवाब दूं? आपके पास गीता जवाब देने बहुगुणा लायक कुछ जोशी, है? विजय बहुगुणा, अगर उनको लगता है कि कांग्रेस उनके लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है और बीजेपी में आके वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं जो विकास की राजनीति है, तो ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। पीएल पुनिया साहब, मैं तो हैरान हो गया जब नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी पार्टी में ले लिया। आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं बोला? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी दिनों से कांग्रेस पार्टी के संपर्क में थे और वही नहीं, उनकी पत्नी सबसे पहले आई और उसके बाद ये भी आए। चलिए कोई बात नहीं पुनिया साहब, यहाँ पर कुछ युवा साथी मेरा सवाल पूछना चाहते हैं, बेहतर है आप ही लोग उसका जवाब दे। कई लोग यहाँ पर सवाल करना चाहते हैं। जो कांग्रेस का वादा था 27 साल यूपी बेहाल, वो अब सपा गठबंधन के बाद ही क्या नया नारा क्या देना चाहते हैं? पुनिया साहब ने कह दिया सिर्फ जीतना। मैं जवाब दे दूं? सर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी आती है वो अपने साथ घमासान क्यों लेकर आती है? मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं कि जो नवजोत सिंह सिद्धू इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल जी को पप्पू पप्पू कह के पुकारते थे, अब उनका उसमें क्या असर होगा और वो उसको कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? ओके, मैं यही वो शब्द आपने कह दिया। पुनिया साहब आप जवाब दे दीजिए। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आए हैं, एक अनुशासित सिपाही के रूप में काम करेंगे और भविष्य में भी उसका पालन करेंगे। ओके, नीरजा जी आपको नहीं लगता सिद्धू कांग्रेस के लिए भविष्यवाणी है, बड़ा सिरदर्द साबित होंगे? अब देखिए, मैं एक दुकानदार से बात कर रही पंजाब के, हाँ, वो यही उन कह रहे, मुझे समझ में नहीं आता ये लोग सिद्धू के पीछे इतने क्यों पड़े हुए हैं। ये लोग भी थोड़ा उखड़ गए हैं जिस तरह से उनका स्टैंड था पिछले कोई दूसरा व्यक्ति आके में। अचानक आपकी पार्टी में बिल्कुल सर्वे सर्वा बन जाए तो मतलब एक दिक्कत होती है। अगर हम चुनाव जीते तो आपको ये दे देंगे, अगर हम चुनाव जीते तो आपको वो दे देंगे। दरअसल दक्षिण राजनीति का ये बुखार आजकल उत्तर भारतीय राजनीति में ज्यादा दिखाई दे रहा है। सवाल उन नेताओं से या राजनीतिक दलों से ये पूछना चाहिए कि आप जो फ्री देने की बात कर रहे हैं, आप भारत के हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की बात क्यों नहीं करते? आप अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों छोटे छोटे प्रलोभन देकर वोट लेने की कोशिश में जुटे होते हैं? जरा देखिए रिपोर्ट। फ्री प्रेशर कुकर, फ्री गैस स्टोव और फ्री गैस कनेक्शन। गिनते जाइए, चुनावी मौसम में वादों की भरमार है और मुफ्त वालों की बहार है। पंजाब के दंगल के लिए अकाली दल अपने घोषणा पत्र के साथ सामने है। कुछ पुराने वादे पूरे करने का दावा है, नए वादों की झड़ी है, लेकिन मुफ्त क्या है पहले ये जान लीजिए। 10वीं पास हर लड़की को फ्री सिलाई मशीन दी जाएगी। गरीबों को फ्री प्रेशर कुकर और गैस स्टोव मिलेगा। हर गरीब को 2 महीने के अंदर मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा। 10 घंटे हर रोज फ्री बिजली दी जाएगी। बेघरों के लिए घर और कच्चे घरों में रहने वालों का मकान पक्का किया जाएगा। और यही नहीं जनाब, 10 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिलेगी और 25 रुपए किलो के हिसाब से घी दिया जाएगा। तो आंखों में उम्मीदों का संसार सजाइए और अब की बार भी अकाली बीजेपी की ही सरकार बनवाइए। कुछ यही मजमून है अकाली दल के मैनिफेस्टो का। वैसे अकालियों के वादों की झड़ी में बस इतना ही नहीं है, 20 लाख नौकरियों का वादा भी है। अमृतसर को टूरिज्म, लुधियाना को होजरी, मोहाली को आईटी और बठिंडा को टेक्सटाइल हब बनाने का भी ऐलान है। ये अलग बात है कि नई नई कांग्रेसी हुई नवजोत कौर सिद्धू को ये दावे खोखले लगते हैं। इनमें वो है खोखलापन और लोगों को इतना ये बुद्धू बनाना चाहते हैं। अकालियों को गुमान है कि 10 साल में पंजाब ने तरक्की के कई झंडे गाड़े। कांग्रेसियों को लगता है कि जमीनी हकीकत अलग है, पर चुनाव है जो बिना वादों के जीता नहीं जा सकता, इसलिए इस बार फिर मुफ्त की बहार है। और सवाल यही है कि अगर काम किया तो मुफ्त की सौगात क्यों? अमृतसर से मीतू जैन के साथ टीम न्यूज नेशन। मोहम्मद अदीब साहब, इस देश के लोग 15 लाख का अब तक इंतजार कर रहे हैं, 2.5 साल बीत गए, 15 लाख नहीं आए, उनको नए वादों पे भरोसा ही नहीं होता। ये बदनसीबी है इस मुल्क में कि इस तरह के जो उसको कोई चेक बैलेंस नहीं है, इसके ऊपर कोई पूछता भी नहीं है। अगला इलेक्शन आएगा, नए वादे आ जाएंगे, कोई पलट के पूछेगा भी नहीं इनसे। ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जैसा भी आपने एक बात कही थी सिद्धू साहब के बारे में, ऐसे हर प्लेयर हैं। यूपी में भी हमारे एक बहुत मशहूर लीडर हैं बेनी प्रसाद साहब, पहले वो कांग्रेस को बहुत बुरा भला कहते थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर बन गए। हाँ।
फिर मुलायम मंत्री सिंह बन के गए साथ आ केंद्र गए। में। आज मैंने पढ़ा सुना वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो कोई पार्टी कोई लीडर छोड़ नहीं रहा कैसे पहुंच जाए, और वही लोग इसी तरह के जो ऐलान करते हैं, जनता कभी उनसे पूछती नहीं है कि तुम्हारा मैनिफेस्टो था क्या। बिल्कुल, जब जनता ये नहीं पूछेगी, लीगली बाइंडिंग नहीं है ना साहब, तो अभी लीगली बाइंडिंग हो जाए तो ये कहने से डरेंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा। ये हमने 2014 में भी ये देखा था कि उन्होंने कहा भाई सेब बटेगा, कुछ दिन में सेब नहीं आया तो उनका साहब इसमें खराबी अब की अंगूर बटेगा, फिर अंगूर की तलाश हुई तो उनका संतरा मिलेगा। इसी पे पूरी कौम को तबाह किया हुआ है। कभी खड़े तो हो लोग, खड़े नहीं होते। और फिर पब्लिक कहेगी ना खुदाई मिला ना विशाले सनम, इधर के रहे ना उधर के। कुछ फैमिलीज के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर पार्टी में स्टेपनी की तरह इस्तेमाल हो जाते हैं, जिधर जो हवा चल रही है उसमें वो फिट हो जाते हैं और वही उनकी विचारधारा बन जाती है। और इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि वो जैसा आपने अभी कहा, मेरी समझ ये है कि इलेक्शन कमीशन कहे कि जो मैनिफेस्टो आप दे रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन टाइम क्या है। अगले इलेक्शन में आप उसको फुलफिल करेंगे, नहीं तो आपका। दुबे साहब चलिए आप फ्री बांट दीजिए, लेकिन एक लीगली बाइंडिंग तो होना चाहिए। अब मैनिफेस्टो में तो आप बड़ी बड़ी बातें कर देते, उसमें तो कुछ खर्चा लगता नहीं है, लेकिन अगर वो मैनिफेस्टो पूरा नहीं होता तब क्या? देखिए, अगर मैनिफेस्टो पूरा नहीं होता तो मैनिफेस्टो में जो वायदे किए गए हैं उन्हें चुनावी रिश्वत समझा जाना चाहिए, और चुनाव आयोग को चाहिए ये प्रलोभन है सर। नहीं, मैं कह रहा हूं, वही आपकी बात कह रहा हूं, चुनाव आयोग को चाहिए कि जो चुनावी आचार संहिता है उस चुनावी आचार संहिता में चुनावी रिश्वत नाम की एक कैटेगरी बनाई जाए, उसमें शामिल की जाए कि अगर आप चुनावी रिश्वत देंगे तो आपकी पार्टी के ऊपर, आपके उम्मीदवारों के ऊपर रोक लगनी चाहिए, और उसके साथ में चुनाव का जो घोषणा पत्र है उसको अलग तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए। वो परिभाषा ये है कि चुनावी घोषणा पत्र एक नीति निर्देशक वक्तव्य हो, बिल्कुल, ना कि वो एक बजटरी किस्म का स्टेटमेंट हो जिसके अंदर है कि हम आपको ये चीज देंगे, ये चीज नहीं देंगे, इतना टैक्स काट देंगे या इतने रुपए दे देंगे या प्रेशर कुकर दे देंगे। ये इसके ऊपर रोकें लगनी चाहिए। जब तक इनके ऊपर रोकें नहीं लगेंगी तब तक ये रवैया लगातार जारी रहेगा। और एक दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूं कि जो पार्टियां चुनाव जीतती हैं उन्हें ये गलतफहमी हो जाती है कि उन्होंने इस तरह के जो वायदे किए थे इसकी वजह से चुनाव जीती, कि हम लैपटॉप देने का वायदा किया था इसलिए हम चुनाव जीते। ऐसी बात नहीं है। ये वायदे तो सारी पार्टियां करती हैं। एक ही पार्टी क्यों जीतती है? वो लैपटॉप देने के या प्रेशर कुकर देने के वायदे कारण नहीं जीतती है, वो जीतती दूसरी वजहों से है। और गलतफहमी ये फैलती है कि वो ये जो मुफ्त दी गई हैं चीजें लोगों को, ये सिन्नी बांटी गई है, ये चुनावी रिश्वत दी गई है, इसकी वजह से जीतती है। नीरजा जी, ये चुनावी प्रलोभन क्यों ना माना जाए और क्यों नहीं चुनाव आयोग इस पर नजर डालता? देखिए, दो चीज़ें, एक तो बात सही है कि राजनीति आज एक मजाक बन गया है। दूसरी बात है कि अगर आपका डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसके द्वारा लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, बेसिक नीड्स नहीं मिल रही हैं 70 साल के बाद भी, फिर अगर पार्टियां कहती मैं कई चीज़ों को प्रलोभन के रूप में नहीं देखूंगी, प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर औरतों की ज़िंदगी को बहुत आसान कर देता है। जहां वो 3-4 घंटे लगी रहेंगी, मेहनत करती रहेंगी, चूल्हा जलाएंगी, उस तरह की जो चीज़ें होते हैं उनसे ये देने से उनके बहुत फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी में, जो वायदों नारों से नहीं पड़ने वाला है। अम्मा कैंटीन जो जयललिता ने की, आज तमिलनाडु में किसी को भी भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। राशन शॉप्स में मिलती हैं चीज़ें, जो आपके चावल वगैरह साफ क्वालिटी का मिलता है, पानी। तो मैं कहूँगी कि अगर इलेक्शन के टाइम ये वोट जीतने के लिए प्रॉमिस करते हैं और उसको निभाते भी हैं, बाद में ये होता है, तो क्या ये प्रलोभन मानना चाहिए? मैं जैसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, आप कह रहे हैं हम छोटे बच्चों को घी देंगे, मैं कहता हूँ आप मिड डे मील स्कीम को बेहतर तरीके से लागू कर दीजिए, वहां पर क्वालिटी खाना प्रोवाइड कर दीजिए, क्वालिटी एजुकेशन दे दीजिए। मैं समझता हूँ छात्र आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन आइए, पहले कुछ और लोग यहाँ पर सवाल करना चाहते हैं। सर कह रहे हैं कि जैसे प्रेशर कुकर मिलेगा, घी मिलेगा, तो मतलब ये कह रहे हैं कि लोग यही समझ के ले लेते हैं कि इसके बाद इनसे कोई फायदा है नहीं, यही सोच के ये ले लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। सर, मैं यूपी के अपने अखिलेश जी से ये कहना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं ये मुफ्त स्मार्टफोन देंगे और लैपटॉप देंगे, क्या इनसे नए नौजवानों का रोजगार मिलने का कोई उम्मीद है? बेवकूफ मत बनाओ। मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा, आप लोग ना ये मुफ्त देने की रिवायत तो आपने भी शुरू की, अब आप कह रहे हैं हम पंजाब में हर किसान का कर्जा माफ कर देंगे। मैं एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया का एक आंकड़ा देख रहा था, इस समय भारत में प्रति किसान के ऊपर 46,000 का कर्ज है, 46,000 रुपए का।
मैं कह रहा हूं कब तक आप उनको इस तरह से कमजोर करते रहेंगे? अरे किसान को आत्मनिर्भर बनाइए, उसकी उपज का बराबर मूल्य दीजिए उसको, ताकि वो अपना कर्ज खुद चुका सके। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं लागू करते आप लोग? जो इसके बारे में जो आपने कहा कर्ज माफ किया जाए, तो ये पिछले 3 साल के दौरान में जो हालत बहुत खराब रही थी, इस वजह से कर्ज माफी की बात उठाई कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले, और बाद में शायद अकाली दल भी उसकी कह रहा है। लेकिन ये बात सही है कि उनका समर्थन मूल्य सही मिलना चाहिए, और इसीलिए राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात उठाई है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे, ये भी चुनावी वादा था आपका, महंगाई कम करेंगे करके। आप कहते थे कि साहब भारत बंद बुलाइए, ये कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। आज आपने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, सत्ता में आने से पहले कुछ और, सत्ता में आने के बाद कुछ और। जी नहीं रमेश जी, ऐसी बात नहीं है। आप खुद देखिए कि इन्फ्लेशन आज के दिन सबसे ज़्यादा कंट्रोल में है, प्राइसेस भी कंट्रोल में है, जो पहले कभी नहीं था। आपने पेट्रोल के दाम जो कम हुए उसके बताया कि क्यों नहीं पास किया गया। आपको पता होना चाहिए कि जितने मैसिव डेवलपमेंटल एफर्ट्स हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, वो डेवलपमेंटल एफर्ट्स गरीबों के लिए तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब सरकार के पास एक एल्बो रूम है। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में 4,80,00,000 करोड़ से खर्चा होता है, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। ये 14-15 लाख करोड़ गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। क्या बात करते हैं साहब? अगर किसी ने गरीबों के लिए सोचा है तो इसी सरकार ने सोचा है। मैं क्या किया ये तो बता दें। बोलिएगा, गरीबों को तो लाइन में लगवा दिया आपने, उनको भूखों मार दिया। यार गरीबों लोग 60 लोग मारे गए। वही नोटबंदी के दौरान में देखिए क्या हाल किया देश का। वही गरीब लाइन में इसलिए लगे कि जो अमीर लोगों ने काला धन जमा करके रखा था वो ऊपर आए। आपको पता है सबसे ज्यादा कष्ट किसको हुआ है? ये तो कहाँ आया? को हुआ जरूर है भाई, नकली नोट आप कह रहे कि नहीं, एक भी नहीं मिला। अच्छा, सारा आ रहा है। आज सरकार के पास जो पैसा है वो पैसा है, तभी सरकार खर्च कर पाएगी ना। ये बाकी पार्टियों ने तो गरीबों के लिए तो खर्चा हो रहा है। सुदेश वर्मा, वो सरकार का पैसा है कि आदमियों का पैसा है? ओके सुदेश वर्मा, वो सरकार का पैसा है या लोगों का पैसा है? आप कहते हैं सरकार का पैसा है। ओके पुनिया साहब, बैंकों में जमा हुआ सरकार का पैसा साहब, ये इतनी बात तो सही सर, बैंकिंग सिस्टम का पार्ट हो गया पैसा। आपको तो पता है हम लोग कितनी बार डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं। बैंकिंग सिस्टम का पार्ट हो गया पैसा, जो था ही नहीं बैंकिंग सिस्टम। ओके सुदेश वर्मा साहब, 1 मिनट। ये छोटे छोटे घी देंगे, प्रेशर कुकर देंगे, है ना, आपका स्टोव देंगे, गैस सिलेंडर देंगे। सर मैं आपसे कहूं वो 15 लाख की उम्मीद लोग करें आपसे अभी भी, या छोड़ दे? सर मैं आपको थोड़ा सा आपके दर्शकों को भी आपके माध्यम से ये समझाना चाहूंगा कि मैं बहुत दावे के साथ आपके टेलीविजन में बोल रहा हूं कि 15 लाख मिलेंगे। कभी भी नहीं बोला गया कि 15 लाख किसी के अकाउंट में चला जाएगा। बोला क्या गया था, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था अगर ये आंकड़े सही हैं काले धन के बारे में खुद कहा तो प्रत्येक व्यक्ति को इतना मिल जाएगा। कभी अकाउंट में डालने की बात नहीं हुई थी। जो मैसिव डेवलपमेंट एफर्ट्स हो रहा है ये लोगों के पास ही जा रहा है। नहीं आपने खाते खुलवाए तो लोगों को लगा कि 15 लाख आएंगे। हमने ब्लैक मनी के खिलाफ जो एक्शन लिया है आज के पहले कोई क्या झूठ, अरे क्यों झूठ बोलेंगे आप? दिखाइए निकाल के, अगर आपके पास है तो आप दिखाइए निकाल के, वो स्टेटमेंट निकाल के आप दिखाइए। अगर आपके पास 15-20 लाख ऐसे ही चला जाएगा। वो स्टेटमेंट को निकाल के दिखाइए। याद मैं आपको दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, आप उसको मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। अच्छा मैं दूसरा बयान बताता हूं। अभी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक भाषण दिया था कि जिनके जनधन खातों में पैसे आए हैं वो उसमें ही रखे रहे, वो दिमाग लगा रहे हैं, उसका क्या करना है? वो कुछ दिमाग लगा, अगर कुछ लगा तो बता दीजिए। देखिए वो इसलिए बोला गया था कि जो स्क्रूपुलस एलिमेंट्स है सोसाइटी के, क्रिमिनल टाइप के, इन खातों का मिसयूज करके इसमें पैसा डाल दिया, बाद में उनसे जबरन ले लेते। एक बुनियादी मुद्दा जो हम आखिरी सेगमेंट में चर्चा करेंगे, क्या बात इस देश के लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, जैसा कि एक नौजवान ने कहा, सबसे ऊपर रोजगार चाहिए। तो सवाल वही है कि किस तरह के बदलाव हमारी चुनावी प्रक्रिया में किए जाने चाहिए। नीरजा जी, आपको लगता है कोई नया व्यक्ति आपकी पार्टी में आ रहा है, उसको 5 साल पार्टी को समझने का टाइम दीजिए, उसके बाद उसके लिए आप सोचिए। आपको लगता है 5 साल का तो कम से कम एक मिनिमम टेन्योर होना चाहिए? क्या ये अच्छा विचार है आपका कि 5 साल नहीं हो, 3 साल हो, जितना भी आप तय करें, कुछ तो होना चाहिए जहाँ कि आप कुछ काम करें उस पार्टी के लिए, तब आप क्वालिफाई करेंगे टिकट के लिए। तुरंत ही आप 3 दिन में आए और टिकट ले लिया। लेकिन जो आपने पहले सवाल उठाए ना, और किसी ने यहाँ ऑडियंस में भी कहा, सबसे अहम चीज़ जो है ना रोज़गार की, इस समय जो नौजवान तबका है हमारे देश का, उसको नौकरी चाहिए, उसको रोज़गार चाहिए। दुबे साहब, देखिए नीरजा जी ने जो कहा है उससे सहमत होते हुए उसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था का
कि जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो शून्य से भी नीचे जाकर माइनस में चली गई है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था नए रोजगार देने में पूरी तरीके से असमर्थ है। अदीब साहब, अभय जी ने जो बात कही है बिल्कुल फैक्ट है कि इकोनॉमिकली हम लोग पिछले 3 साल से पीछे जा रहे हैं। हमारे प्रॉमिसेस पूरे नहीं हो रहे। अभी आपने एक बात 15 लाख की बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके पास एक फार्मूला ऐसा है जिससे कि वो सरवाइव करते हैं। वो ये है कि हम राष्ट्रवादी हैं और आप राष्ट्रद्रोही हैं। सुदेश वर्मा साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। इवैल्यूएशन अगर आप करना चाहते हैं तो सुन लीजिए, 3.5 करोड़ लोग को लोन मिला है मुद्रा योजना के तहत। 3.5 करोड़ को अगर आप 4 से भी मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं। मुद्रा योजना एक ऐसा योजना है जो लोगों को इंपावर करता है। आपको मालूम है देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? आप जो आंकड़े की बात, बहरहाल मेरे पास समय समाप्त हो गया है, लेकिन चुनाव सुधार की जरूरत है और दल बदलुओं से निपटने की जरूरत है, फ्रीबी से के बारे में सोचने की जरूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ पंक्तियां कही थी, शायद इस देश के वर्तमान माहौल के में वो फिट बैठती है। उन्होंने कहा था कि कौन कौरव पांडव कौन टूटा सवाल है, क्योंकि दोनों ओर शकुनी का कूटजाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत, हर पंचायत में पांचाली अपमानित है। आज बिना श्री कृष्ण के महाभारत होना है, आज बिना श्री कृष्ण के महाभारत होना है। सुदेश वर्मा साहब, कोई राजा बने, रंग को तो रोना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया बोले देखने के लिए।